We are done with this question. This also. Yes. Yes, you will get these questions. आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, आप अभी फोकस करिए आंसर करने पे। और जितना भी करंट अफेयर्स का क्लास है ना, इसको एज ए टेस्ट के फॉर्म में इसको लीजिए और आंसर करने की कोशिश करिए। यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी द आंसर। देखिए, अभी डेटा रिलीज हुआ था रिगार्डिंग वाइल्ड एस। ओके, रिगार्डिंग वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, इसके रिगार्डिंग एक डेटा रिलीज हुआ था। क्या था कि पहले इंडियन वाइल्ड एस था ना, वाज ऑन द एक्सटिंक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये धीरे धीरे ब्रिंक हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। बट अभी क्या देखा गया है, तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात इज वन ऑफ द लास्ट प्लेस ऑन अर्थ वेयर द इंडियन वाइल्ड एस कैन बी स्पॉटेड। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। गुजरात इज ओनली अबोर्ड ऑफ बोथ एशियाटिक लायंस एंड वाइल्ड एसेस। तो वर्ल्ड्स का ओनली अबोर्ड ऑफ एशियाटिक लायंस जो है वो गुजरात है। सबको पता है एशियाटिक लायंस सिर्फ गुजरात में मिलता है, और इंडियन वाइल्ड एस भी सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलता है। और इंडियन वाइल्ड एस पॉपुलेशन हैज सीन अ मार्जिनल डिक्लाइन, नहीं डिक्लाइन नहीं हुआ है, अभी इंक्रीमेंट देखा गया है। इट्स अ गुड अचीवमेंट, यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट देखा गया है। तो काफी एफर्ट्स डालने के बाद इनको जो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन था, इनसे बाहर निकाल के इनको लाया गया इंडियन वाइल्ड एस को। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्या होता है कि गुजरात के बारे में सबको एशियाटिक लायन का तो पता होता है, लेकिन इंडियन वाइल्ड एस के बारे में नहीं पता होता है। तो जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, बोथ एशियाटिक लायंस एंड इंडियन वाइल्ड एस। ऐसा एक स्टेटमेंट भी आया था, वाइल्ड एसेस बैक फ्रॉम ब्रिंक। दिस वाज देयर इन द न्यूज, वाइल्ड एसेस बैक फ्रॉम ब्रिंक। समझ रहे हैं, ब्रिंक मतलब एक्सटिंक्शन से वो फिर से वापस आ चुके हैं, उनको रीस्टोर कर लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है और आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड इज रॉन्ग। तो व्हाट विल योर आंसर? सी। वंडरफुल, जिन्होंने सी दिया है। जिन्होंने नहीं भी दिया है, आंसर से मतलब नहीं है, यू आर लर्निंग समथिंग यार। ओके।
VVI, very very important question. Okay, let's see the correct answer. वैसे आप लोग सबको एक बार रिप्लाई करने का कोशिश करें, एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड करें। ये इन्फ्लेशन टारगेट बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। इन्फ्लेशन टारगेट, ये बताइए इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, इन्फ्लेशन टारगेट बताइए, इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? चलिए, इन्फ्लेशन टारगेट सबको बताए, इन्फ्लेशन टारगेट कितना है इंडिया में? 3%, 10%? नो, इन्फ्लेशन टारगेट इज 4%। और इसको 4% ऐसे नहीं लिखा जाता, 4% प्लस माइनस 2, दैट इज, हमारा टारगेट 4% है, हमारा अपर टॉलरेंस लेवल जो है वो 4+2 दैट इज 6, और जो हमारा लोअर टॉलरेंस लेवल है 4-2 दैट इज 2। तो इसी टारगेट के बीच में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। 4+-2 ऐसे लिखा जाता है, 4% प्लस-2, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने से फेल कब होगी गवर्नमेंट? तो कब कब फेलियर हो सकता है? और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है ये कब आया था? तो आरबीआई की नोटिफिकेशन में आया था 31 मार्च 2021 को। आरबीआई ने इस चीज को नोटिफाई किया था कि इट इज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026। तो अब आप सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी ईयर में आपसे पूछा जा सकता है दिस इन्फ्लेशन टारगेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026। अब कब आप इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे? तो अगेन ये भी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था कि आप कब नहीं कर सकते हैं, तो जब एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर। किसी भी 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, ऐसा नहीं 3 बार नहीं, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव 9 मंथ्स तक इन्फ्लेशन जो है वो अबव 6% हो, तब आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लीटली 9 मंथ्स तक इन्फ्लेशन जो हो बिलो 2% हो, तब भी आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट क्या सेट किया गया? 4% प्लस-2%। और इसका फेलियर कब हो सकता है? जब इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarter. The average inflation is less than the lower tolerance level for any 3 consecutive quarter. So in both the cases, C is the correct answer for this question. देखिए, जो इन्फ्लेशन सेट किया गया है लेकिन वो लेकिन करंट जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 10% ही ना। यस, ये टारगेटेड है, टारगेटेड है सर। ये यहाँ सर ये टारगेटेड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ करंट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है, उसी को बोला कि 8% का यस टारगेट का। यस, ये टू टारगेटेड है और प्लस माइनस 4%। यस सर इट इज फॉर, यस सर, यस वही तो सर, इट इज फॉर हेल्थ। सर यू आर राइट सर, बट मैं बोल रहा हूँ जो करंट लेवल है ना वो 10% है ना, उसको बोला कि इसको 2% टू 4%, यस इसको 8% इन्फ्ले कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये इन्फ्लेशन टारगेट अभी से नहीं है, ये इन्फ्लेशन टारगेट पिछले बार भी आया था फॉर द 5 ईयर्स, यस और सर, इस यस सर, बार यस। इस बार भी आया है ये फॉर द 5 ईयर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों फेल, तभी तो यहाँ पे फेलियर का बात हो रहा है कि गवर्नमेंट फेल क्यों हो रही है इस चीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में अगर इन्फ्लेशन अपर टॉलरेंस लेवल से ज्यादा होगा, स्टिल गवर्नमेंट इस चीज को अचीव नहीं कर पाएगी।
और किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में अगर 2% से कम होगा तभी गवर्नमेंट इस चीज को अचीव नहीं कर पाएगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द फेलियर कि हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले ही ये बता चुकी है कि अगर किसी भी 3 क्वार्टर में अगर हम इन्फ्लेशन को 6% से अबव रखते हैं या 2% से बिलो रखते हैं तो वी विल फेल टू अचीव दिस टारगेट। और इस टारगेट को अभी सेट किया गया है फ्रॉम 31 अप्रैल टू 31 मार्च। तभी तो फेल हो रहा है गवर्नमेंट इस चीज को अचीव करने में, इस टारगेट को अचीव करने में। सोच रहे होंगे सर आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसका मैं लॉजिक भी बता दूंगा क्यों दिया है। लियोस सच में इसके सब बॉर्डर मिलते हैं। लियोस तो लैंड लॉक्ड है। माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके नहीं। इंडिया का ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है। इंडिया का ईस्टर्न, कैन आई स्पीक सर। तो जब जब यस ओके टेल मी इंडिया का ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज। एक तो म्यांमार। चाइना। नो। वो तो ऊपर से नार्थ से आता है। तो म्यांमार। यस। जापान। जापान। अरे जापान जापान पहुंच गए आप। जापान नहीं आएगा। क्या बात। बांग्लादेश। बांग्लादेश चलिए। बांग्लादेश। बांग्लादेश म्यांमार। MBA, इसको MBA ही कर सकते हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। पाव खाते हैं, पाव, कभी कभी बड़ा पाव। जैसा खाएगा जैसा। छोटी छोटी बातें, बड़ा पाव खाते हैं, होता है ना। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट। यस सर। CNB, CNBC एक न्यूज चैनल होता है। यस सर। मैं तो चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। याद रखिए इंडिया का डायरेक्टली पूछा जाता है नॉर्थ, तो कौन कौन सा हो गया। चाइना, और अब तो ये तो नेबरिंग कंट्री है। इसमें इंडिया का नेबरिंग कंट्री का ही बात कर रहा डायरेक्शन हूँ, वाइज बता रही जो हूँ सर। आपके बॉर्डर को टच करते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ टोटल ईस्ट में जो सारे और वेस्ट में सर। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो फिर 10 15 20 25 कंट्री हो जाते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या आज तक, कभी ऐसा आपने क्वेश्चन देखा है क्या। चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ, पाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान वेस्ट। MBA प्रोग्राम होता है ना, MBA है ना, MBA ई, इसको थोड़ा सा छोटा सा ई सोच के रखिएगा। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्टर्न साइड, कहीं नोट कर लीजिए, भूलेंगे नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपने देखा म्यांमार, म्यांमार, तो म्यांमार जरूर यहाँ पे इंडिया टच कर रहा होगा। यस सर, यस सर। इंडिया अगर टच कर रहा है तो उसके साथ बांग्लादेश भी है, क्योंकि पूरा Yes, ऐसे sir. नीचे तक आता है और म्यांमार उसके बाद बे ऑफ बंगाल को टच करता है। तो इंडिया और बांग्लादेश तो पक्का से होगा।
और इंडिया के टोटल ऊपर में ऐसे यहाँ तक पूरा चाइना का राज होता है ये। तो ये टोटल चाइना हो गया। अब बचा कौन सा दो कंट्री? तो सिर्फ दो कंट्री, एक छोटा सा इसका पार्ट यहाँ से, एक लाओस का पार्ट टच होता है, यस। और उसके यस बाद यस। कौन सा? थाईलैंड। 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 यस, थाईलैंड। 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 तो बस यू नो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा अंडमान सी है वो कहाँ लाई करता है? तो म्यांमार के नीचे लाई करता है, यहाँ पे होता है अंडमान सी। यस सर, अंडमान। ठीक है, तो याद रहेगा म्यांमार। बांग्लादेश और इंडिया जैसी आप बनाएंगे आपको याद रहेगा कि इंडिया से पूरा कवर्ड चाइना हो गया। रोहिंग्या, रोहिंग्या काफी न्यूज में है ना, बार बार पूछा है यार। अभी बान चार आइलैंड जो बांग्लादेश का है, वहां पे अभी उन्होंने रोहिंग्या को डिप्लॉय किया है बांग्लादेश ने। बान चार आइलैंड आप लोग देख लेंगे, ये भी न्यूज में था, ठीक है। बान चार आइलैंड, तो वहां पे बांग्लादेश, उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बना हुआ रोहिंग्या का। ठीक है, तो म्यांमार काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है और म्यांमार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, देन हेयर लाओस, एंड देन द थाईलैंड। इसके नीचे अंडमान सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। याद रखिए। चलिए अब देखिए आंसर बताइए क्या होगा। थाईलैंड होगा? यस। लाओस यस। होगा? यस सर। यस। यस एंड बांग्लादेश होगा? बांग्लादेश। यस। और क्या यस। होगा? इंडिया होगा? 1 3 इंडिया। और यस सर। चाइना। 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 यही पांच कंट्री हैं जो बांग्लादेश, जो म्यांमार को टच करते हैं। म्यांमार देखने में लगता है कि बहुत सारा कंट्री होगा वहां पे, वियतनाम भी है, कंबोडिया भी है, लेकिन वो सब कंट्रीज नहीं टच करता है। सिर्फ ये पांच कंट्री टच करता है, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। 1 3 4 ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सीएनबी। सीएनबी। यस। चाइना। सीएनबी सर। यस, फुल नेपाल, फॉर्म भूटान बताओ। चाइना। सर। नेपाल। नेपाल एंड भूटान। चाइना, नेपाल, भूटान। यस सर। वेस्टर्न? पाओ। PAW। यस। पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड पाक अफगान। अफगानिस्तान। एंड ईस्टर्न? MBA। एमबीए, एमबी। म्यांमार एंड बांग्लादेश। चलिए, सर आपने बोला ही नहीं, ये क्यों करंट अफेयर में आया था? क्वेश्चन तो करिए पहले। ठीक है, इंडियन मॉनसून में, अब हो गया टाइम ओवर।
बहुत वेरिएशंस देखने को मिलता है। आर्कटिक स्टडी किया गया था, उस आर्कटिक स्टडी में ये फाइंडिंग्स पाया गया कि दिस इज ड्यू टू द फ्रिजिड आर्कटिक, जो फ्रिजिड आर्कटिक होता है ना, एंड व्हेन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इट loses the ice, so it causes a change in the variations of the Indian monsoon. This was there in the news. तो यही आर्कटिक रीजन से रिलेटेड न्यूज है। क्या नन ऑफ इंडिया टेरिटरी डायरेक्टली फॉल्स इन द आर्कटिक रीजन? कहाँ आर्कटिक और कहाँ हम लोग टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन में रहने वाले? यस सर, यस सर, दिस इज राइट थोड़ा स्टेटमेंट। और नीचे रहते तो इक्वेटर भी टच कर दिए होते, चलिए इक्वेटर टच नहीं किया। नन ऑफ इंडिया टेरिटरी डायरेक्टली फॉल इन द आर्कटिक रीजन, तो बिल्कुल सही बात है। चेंजेस इन द आर्कटिक विल हैव एन इफेक्ट ऑन इंडियाज वेदर कंडीशन एंड मॉनसून पैटर्न, यही तो क्वेश्चन था, यही तो न्यूज था। सर तो यस, दिस इज करेक्ट। इट इज राइट। और अगर इससे रिलेटेड अगर आप जब भी पढ़ेंगे आर्कटिक रीजन से, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाद्री। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है, क्लास 7th या यस सर, यस सर। क्लास 7th एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे, 6 या 7th में किसी एक में मेंशन्ड है। तो हिमाद्री इज इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट नॉर्वे, so this is correct. So all the three statements are correct. D is the correct answer for this question. सर हमने इससे पहले भी इसको क्वेश्चन किया था ना सर? Yes, आर्कटिक रीजन से इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, परसों के भी न्यूज में था आर्कटिक रीजन। सर यहाँ पे Yes, India is also the टेरिटरी का observer, मतलब क्या sir. है? Yes, India is a observer nation. Yes sir, right, right sir. Good. सर यहाँ पे टेरिटरी का मतलब क्या है सर? टेरिटरी का मतलब लैंड, इंडिया का उनका टेरिटरी तो क्या है? वहाँ पे है। Whole India, whole इंडिया का territory of टेरिटरी वहां लाई नहीं करता है ना, वहां पे तो उनका रिसर्च स्टेशन है। रिसर्च स्टेशन तो कहीं भी किसी का हो सकता है ना, उनको उनका तो ऑब्जर्वर उनका स्टेटस दिया हुआ है, इसीलिए तो हम लोग पढ़े भी थे कि आर्कटिक रीजन में वही मैं ना बोल रहा होते हूँ हुए सर, भी। उसी पे हाँ, उसी पे तो मैंने उसी क्वेश्चन पे मुझे लगा कि ये उनका वहाँ पे है, इन्फ्लुएंस है तो। नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उसमें हम लोग यही तो पढ़े थे कि जो आर्कटिक रीजन के जो कंट्रीज नहीं होते हैं उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स वहां का नहीं दिया जाता है। सिर्फ वहां पे जो आर्कटिक रीजन के जो कंट्री हैं, सिर्फ उन्हीं को उनका वोटिंग राइट्स दिया जाता है। और 13 ऑब्जर्वर स्टेट्स बनाया गया था, उसमें इंडिया भी है वन ऑफ। तो इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, वहां तक दूर दूर तक इंडिया का टेरिटरी नहीं जाता है। ओके ओके। इस क्वेश्चन का तो आंसर करना ही पड़ेगा। कल ही मैंने पढ़ाया है, एंड वेल डन जगतार सिंह, आपको याद है? रजिया आपको भी याद है, राफिया आपको भी याद है, वेल डन। रब्बानी आपको भी याद है, गुड। कल ही तो मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट जनरेशन भी पढ़ाया, सेकंड जनरेशन भी पढ़ाया और थर्ड yes sir, जनरेशन भी पढ़ाया। और थर्ड जनरेशन में क्या बताया था? एल्गी। फूड क्रॉप तो फर्स्ट algae जनरेशन का sir. था, मीथेन भी फर्स्ट जनरेशन का, एल्गी इज द थर्ड जनरेशन। तो ओनली वन इज द करेक्ट। जब हम लोग
फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल पे कर रहे थे, यस सर, यस Yes, ठीक sir. है, कौन सा रॉकेट था? सर, स्टारडस्ट। अरे वंडरफुल, किसका था? Sir, सर, US. यूएस। US USA. based. यस, यूएस। वेल डन। ऐसे आप लोग करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा, तो पढ़ाने में मजा आएगा। यस फौजी, आपका मैंने नाम भी लिया है, आपका करेक्ट। प्लीज माइक बंद कर लीजिए। चलिए, इसका हिंट्स अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो इसका हिंट्स है, दे दनादन मूवी आपने देखा है? ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। किसी ने दे दनादन मूवी नहीं देखा है? यस, दे दनादन मूवी देखते तो सी देन। यस। Yes, sir. Yes, sir. कैसे सी देन, कैसे? क्या समझा आपने दे दनादन मूवी से? उस समय जॉनी लीवर को नहीं बोलते हैं कि ऑर्चिड हाथ में होना चाहिए, इसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में होना चाहिए, क्या उसने बोला था? ऑर्चिड, इसी फ्लावर्स का बात हो रहा था, बट ये स्पेसीज का बात नहीं हो रहा था। गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस, ये मडागास्कर फॉरेस्ट में यूके के द्वारा अभी अभी इन्वेंट किया गया है, जिसको ऑर्चिड, इसका तो वरमाला भी बनता है, जो जयमाल होता है ना, मोस्टली ऑर्चिड फ्लावर्स का ही बनता है, और ये काफी डेलिकेट और काफी प्यारा फ्लावर्स होता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन ऐसा क्या था कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन ने इनका नाम अग्लीस्ट ऑर्चिड स्पेसीज रखा है। और ऑर्चिड्स जो होता है, जो फ्लावर होता है ना, वो काफी प्यारा होता है, लेकिन अग्लीस्ट ऑर्चिड इनको रखा गया है इनका नाम, तो ये ऑर्चिड स्पेसीज का है, ठीक है, कैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। ओके, फाइन। ओके, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, आई गॉट योर पॉइंट, स्टिल यू कैन मेक इट करेक्ट। कोई आइडिया नहीं होने के बाद भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अगर ये पता है, ये ये बस ये वाला, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट। ज्यादा नॉलेज तो चाहिए ही नहीं।
चलिए लेट्स सी। यस, तो बस सिग्नल्स, ब्रेन, सही तो बोल रहे हैं, तो वो तो क्या आंसर तो आ ही गया, नो आइडिया के बाद भी आंसर आ गया ना। न्यूरल नेटवर्क, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या होता है ना, एक तरीके का नेटवर्क है न्यूरल नेटवर्क, जो कैसे वर्क करता है, तो जिस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है ना, ह्यूमन ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से लिंक करता है। अगर आपको कुछ मैं याद करने के लिए बोलूँ कि आप रिकॉल करो कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो आप कल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप याद करेंगे अच्छा इस टाइम पे सर ने ये पढ़ाया था, फिर उससे रिलेटेड जो पोर्शन था आपको वो याद आएगा, उससे रिलेटेड आपने पहले कुछ पढ़ा होगा आपको वो याद आएगा। तो जिस तरीके से एक प्रोसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन ब्रेन, उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट मिमिक्स द वे द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। यस, न्यूरल से जज किया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं आइडिया होने के बाद भी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। आपको ऐसा फील होगा ना कि एग्जाम में कितना भी नया क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये पता होगा कि अरे हम तो सारा नया ही क्वेश्चन करते आए हैं आज तक और सब तो करेक्ट ही करते आए हैं। तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और करेक्ट करते हुए लेते चले जाएंगे। जो आ रहा होगा उसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जो नहीं आ रहा होगा वो भी आपके लिए नया नहीं होगा। यस, यू आर राइट। सर राइट आंसर क्या है? बताया तो क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, ओह सॉरी, सर डी। सॉरी सॉरी, डी, a ओके सर, process that mimics the way the human brain operates. Okay, ठीक wait. है सर। Just आप लोग इसका आंसर करिए। ओके, आई हैव गिवन यू अ हिंट। ये आपने पढ़ा है? यस, बहुत सही बात है, आपने पढ़ा है। चलिए इससे रिलेटेड मैं न्यूज बता देता हूँ। इससे रिलेटेड क्या न्यूज था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अभी टॉप कोर्ट ने, टॉप कोर्ट, यू नो विच इज द टॉप कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक जजमेंट दिया है रिगार्डिंग द की स्टोन स्पेसीज। की स्टोन स्पेसीज आपने पढ़ा होगा इन योर इन्वायरमेंट चैप्टर, और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, विच इज इमेंसली इंपॉर्टेंट